वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, दृष्टि करंट अफेयर 2024 इसमें समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन दिया है और इस बुक में 1 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2024 तक की घटनाएं शामिल हैं। इन इंपॉर्टेंट घटनाओं में आज हम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नेहवा सेवा अटल सेतु, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और पीएम जनमन नमो ड्रोन दीदी योजना, BIETC परिसर, स्वाति पोर्टल जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। और इस बुक से संबंधित डेली घटनाओं को हम एक वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और ये वीडियो आपको शाम के 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली घटना से, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना से। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से कार्यान्वित की जा रही है। PMMSY के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह योजना भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत तथा उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने पर केंद्रित है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। याद करने योग्य पॉइंट हैं, 8 फरवरी 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह PMMSY के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उपयोजना है। इस उपयोजना के लिए अनुमानित परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है। यह उपयोजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन देना है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मत्स्य किसानों आदि के स्वपंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को क्रमिक रूप से विधि संगत अर्थात औपचारिक बनाया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख पहलें तो लॉन्च और सृजित स्वीकृति होने का वर्ष और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है योजना नीति पहल का विवरण। तो वित्त वर्ष 2015-16 में 3,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नीली क्रांति योजना लॉन्च की गई और वित्त वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य की नीति लॉन्च की गई और वित्त वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि लॉन्च किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की गई और वित्त वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक अलग विभाग सृजित किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 में एक पृथक केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सृजित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई और वित्त वर्ष 2023-24 में वर्ष 2025-26 तक के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। अगली घटना है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। भारतीय संविधान के प्रधान वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू कैंट मध्य प्रदेश में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर अम्बेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद करने योग्य पॉइंट है, 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है और यह प्रतिमा 81 फीट ऊंची एक मंच आसन के ऊपर स्थित है। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है। यह विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मंच को बौद्ध वास्तुकला के चक्रकाल महामंडप की तरह डिजाइन किया गया है। अगली घटना है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहवा सेवा अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण देश की शहरी परिवहन अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के माध्यम से नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना और उसमें सुधार लाना है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि MTHL का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहवा सेवा अटल सेतु के रूप में किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में इस सेतु की आधारशिला रखी थी। इस सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। स्मरणीय तथ्य है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह सेतु समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है, जबकि इसका शेष भाग भूतल पर बना हुआ है। यह एक 6 लेन वाला सेतु है और यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। साथ ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। उल्लेखनीय है कि यह सेतु शिवडी दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नहवा सेवा नवी मुंबई के निकट निचले गांव में समाप्त होता है। यह सेतु मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा में लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अटल सेतु के निर्माण के बाद यह दूरी मात्र 15 मिनटों में तय की जा सकेगी। यह सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तीव्र कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस सेतु के माध्यम से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस सेतु के माध्यम से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। ध्यातव्य है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग भी इस सेतु के निर्माण में किया गया है। यह एक आपदा प्रतिरोधी सेतु है जिस पर भूकंप, उच्च ज्वार एवं चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सेतु के निर्माण में 1.77 लाख मीट्रिक टन इस्पात का प्रयोग किया गया है, जो एफिल टावर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 17 गुना अधिक और हावड़ा सेतु के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 4 गुना अधिक है। अगली घटना है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो लैंगिक न्याय भारत के संविधान में निहित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में शामिल है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से विगत वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत विश्व के उन बुनियादी देशों में शामिल है जहां कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष के पद पर आसीन है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की निरपेक्ष संख्या सबसे अधिक है। भारत में महिला विमान चालकों की संख्या वैश्विक औसत की तुलना में 10% अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइंस पायलट सोसाइटी के अनुसार विश्व स्तर पर महिला विमान चालकों की संख्या लगभग 5% है, जबकि भारत में महिला विमान चालकों की संख्या 15% से अधिक है। स्मरणीय तथ्य 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर से अधिक बालिकाओं के प्रवेश को सुगम बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल को सिखाने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियों हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टीम प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी, जो स्टीम क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उनमें रुचि को जागृत करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत विमान चालक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। BIETC परिसर 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ में निर्मित है। यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। साथ ही ये अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। ध्यातव्य है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरू कर्नाटक में हेल हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। अगली घटना है स्वाति पोर्टल। तो 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति का पूर्ण रूप है साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसे स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिसिन में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगली घटना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया है, जिनमें 61 छावनियाँ और 88 गंगा किनारे बसे शहर नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्मरणीय तथ्य: स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत, गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग है 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में। पहले पे है इंदौर और दूसरा स्थान भी पहले पे है सूरत का गुजरात का सूरत, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर और 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। छठे स्थान पर है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और 7वें स्थान पर है दिल्ली का नई दिल्ली और 8वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश का तिरुपति और 9वें स्थान पर है तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद और 10वें स्थान पर है महाराष्ट्र पुणे। शीर्ष 5 शहर 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र का सासवड़ और दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का पाटन NP। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का लोनावला। चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र का कराड़ और 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र का पंचगनी। 5वें शीर्ष 5 राज्य हैं। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है और उड़ीसा का चौथा, तेलंगाना का 5वां स्थान है। नोट: 27 राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार का 15वें स्थान पर स्थान रहा है। शीर्ष 5 गंगानगर हैं। पहला वाराणसी उत्तर प्रदेश, दूसरा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिजनौर उत्तर प्रदेश और चौथा है हरिद्वार उत्तराखंड। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर नोएडा 14वां स्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां और वाराणसी को 41वां और लखनऊ को 44वां और फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को
5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इस गीत के गायक कैलाश खेर हैं। अगली घटना है पीएम जनमन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है। इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की गई थी। इस मिशन के तहत पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मरणीय तथ्य हैं 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के मध्य से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय होगा, जबकि अन्य 8 मंत्रालय विभाग अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी पहलों को लागू करेंगे। इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निवासित 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस मिशन से देश के 18 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास खनिज इत्यादि की अपर्याप्तता उपलब्ध के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोन्मेषी तरल नैनो उर्वरक का भी विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया एवं नैनो डीईपी जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिक्षेप में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। स्मरणीय तथ्य,
29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1261 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोन को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा और कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी।